हेलो बच्चों, मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन के बारे में देखा कि रेस्पिरेशन में दो फेजेस होते हैं, ब्रीदिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दैट इज इनहेलेशन एक्सहेलेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी बच्चों हमने देखा कि कैसे ऑक्सीजन की मदद से या विदाउट ऑक्सीजन भी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज की जा सकती है। तो ये जो पार्ट था हमने कि रेस्पिरेशन क्या है वो हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, एक स्पेशल सिस्टम है जहाँ पे ऑक्सीजन को लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट्स आते हैं सभी को पता है। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज नॉस्ट्रल्स। है ना, ये जो नोज के जो होल्स है, ये नोज है, ठीक है। ये नोज में जो होल्स होते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के बाद क्या आ गया तुम्हारा, फेरिंग्स। जैसे तुम माउथ ओपन करो, टंग के पीछे एक हॉलो चेम्बर दिखेगा, मतलब खाली सी जगह, इट्स अ मस्क्यूलर चेम्बर, खाली जगह, ठीक है, जहां से फूड वाटर भी पास होता है और वहां से एयर भी पास होती है। ओके, सो दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद बच्चों आएगा लेरिंग्स। यहाँ पे जो साउंड बॉक्स है, जो लेरिंग्स होता है उसको हम वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स बोलते हैं। उसमें ना वोकल कॉर्ड्स होते हैं, गिटार के तारों की तरह वोकल कॉर्ड्स होते हैं। फिर ये आपको ट्यूब दिख रही है, ठीक है, इट्स ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया आ गया जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, विंड पाइप। ओके, नेक्स्ट, ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हो रही है दो में। जो ट्रैकिया है वो आगे जाके दो में डिवाइड होती है, यू कैन सी। मैं इसको एक बार आपको ड्रॉ भी करके दिखा देती हूँ। जैसे देखो, ये ट्रैकिया है, सपोज दिस इज अ ट्रैकिया। ये ट्रैकिया आगे जाके इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई और ये दोनों पार्ट्स एंटर करते हैं लंग्स में। ये दोनों पार्ट्स कहाँ पे एंटर करते हैं, लंग्स में एंटर करते हैं बच्चों। दिख रहा है ना, ये ट्रैकिया है, देखो ये ट्रैकिया हो गया, ठीक है, ये ट्रैकिया। और ये देखो, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। सो बच्चों, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। इसको जनरली हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। फिर ये आगे जाके और डिवाइड होगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये आगे जाके और डिवाइड होगी, टर्शरी ब्रोंकाई। फिर फर्दर डिवाइड होगी और फिर वो बलून शेप के स्ट्रक्चर्स आएंगे जो मैंने आपको कहा था ना लास्ट क्लास में, एल्वियोली। ठीक है, जो लास्ट क्लास में हमने कहा था एल्वियोली, वो स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो पहले तुम्हारा क्या हो गया, ये ट्रैकिया हो गई, ठीक है, दिस इज ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप। फिर ये फर्दर डिवाइड हो गई, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये लंग्स में एंटर कर गई। लंग्स में एंटर करने के बाद वो डिवाइड हो गई इंटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर आया टर्शरी ब्रोंकाई। फिर और फर्दर ब्रोंक्यूल्स आते हैं और फाइनली फिर हमारा बलून शेप के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं। ओके, और यहीं से होता है बच्चों हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैस हमने ली है, जो एयर हमने इनहेल की है, वो एल्वियोली के सरफेस से ही बच्चों क्या होने वाली है, एक्सचेंज होने वाली है। ओके, चलो फिर से इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सो ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई के बाद देखो और पतली पतली ट्यूब्स को क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। ओके, अब हम सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स का या नोज का फंक्शन देखते हैं बच्चों। सो नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल से तुमने एयर इनहेल की, ओपनिंग ऑफ नोज इज कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, अब नॉस्ट्रिल्स में देखो, ये तुम्हें दिख रहा है फाइन हेयर्स, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स ये जो दिख रहे हैं तुम्हें फाइन हेयर्स, यहाँ पे लेबल भी किया। ये फाइन हेयर्स का काम क्या होता है बच्चों, जो एयर तुमने ली है, तो एटमॉस्फेरिक एयर कोई प्योर तो नहीं होती ना, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। अब तुम अंदर अपनी बॉडी में डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं ले सकते हो, क्योंकि भाई तुम्हारी बॉडी को नीट एंड क्लीन रखना है अंदर से। तो बॉडी ने क्या किया, यहाँ नोज में हेयर्स लगा दिए इस तरह से। अब ये हेयर्स क्या करेंगे, सारे डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगे। ये हेयर्स क्या करेंगे, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगे। साथ ही साथ नोज में क्या होता है, ये जो एयर होती है ना, वो थोड़ी सी ह्यूमिडिफाई या वार्म होगी, ठीक है, उसको थोड़ा सा वार्म किया जाएगा। तो ये एयर अंदर एंटर कर रही है नोज के थ्रू, यहाँ पे एयर का फिल्ट्रेशन होगा फाइन हेयर के थ्रू, जो मैंने कहा डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एयर को मॉइस्ट और वार्म किया जाता है, क्योंकि हमारे इंटरनल टेम्परेचर की जो रेंज है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस जो है बच्चों, उस टेम्परेचर पे हमको एयर को लेके आना है, इसलिए एयर को थोड़ा सा वार्म और ह्यूमिडिफाई किया जाएगा। तो एक बार यहाँ पे फिल्टर आउट हो गई, उसके साथ साथ वहाँ पे एक म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड है बच्चों। हमारे नोज में यहाँ पे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है या ग्लैंड्स है, जो म्यूकस, वो चिपचिपा सा एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में बहुत हेल्प करेंगे, जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करेंगे। देखो ये व्हाइट कलर का म्यूकस है, दिस इज द सेल, ये व्हाइट म्यूकस है, एंड यू कैन सी
दिस आर द डस्ट पार्टिकल्स को, तो उसको ट्रैप करेंगे। सो बच्चों नोज है, नोज की जो ओपनिंग हो गई वो नॉस्ट्रल्स हो गई। नॉस्ट्रल्स के बाद ये जो पैसेज है, नेजल पैसेज, वहां पे हेयर्स है। हेयर्स क्या कर रहे हैं? एयर को फिल्टर कर रहे हैं। साथ में वहां पे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है, म्यूकस रिलीज होगा, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगे। हमारी एयर फिल्टर हो गई, साथ ही साथ एयर को वार्म और मॉइस्ट भी किया जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमने क्या देख लिया? नॉस्ट्रल्स, तो यहां से एयर गई, फेरिंग्स में गई, लेरिंग्स में गई विच इज वॉइस बॉक्स, अब वो ट्रैकिया में गई। सो बच्चों ये जो ट्रैकिया होते हैं ना, तो ट्रैकिया के ऊपर सी शेप्ड के कार्टिलेजिनियस रिंग्स लगे हुए हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ कि ये ट्रैकिया है, सपोज दिस इज ट्रैकिया, ठीक है। सो इस ट्रैकिया के ऊपर ऐसे सी शेप के इस तरह से कार्टिलेजिनियस रिंग्स लगे, सी शेप के इस तरह से कार्टिलेजिनियस रिंग्स लगे हुए बच्चों, दिख रहे हैं ना ये रिंग्स? ऐसे रिंग्स लगे, क्यों लगे हुए? सी शेप के होते हैं ताकि एयर पैसेज कोलैप्स नहीं हो जाए। कभी भी एयर कम ज्यादा हो तो उसकी वजह से वो कोलैप्स नहीं हो जाए, मतलब ऐसे पूरा पिच्चू नहीं हो जाए या कभी बर्स्ट ना हो जाए, दोनों ही रीजंस है। तो उसको कोलैप्सिंग से बचाने के लिए वहां पे सी शेप के कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया में सी शेप के कार्टिलेजिनियस रिंग्स लगे हैं। फिर ये ब्रोंकाई आ गई, मैंने कहा था इनिशियल में कि दो में डिवाइड होती है। फिर ब्रोंक्यूल्स आ गए, फिर एल्वियोली आ गए, ये भी हमने देख लिया था। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे नीचे डायफ्राम है, लंग्स के जस्ट नीचे क्या होगा? डायफ्राम होगा। सो द लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी, दैट इज चेस्ट कैविटी। जो लंग्स होते हैं बच्चों वो हमारी चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है। सो दिस इज द चेस्ट कैविटी, यू कैन सी हियर, ये जो हाईलाइट हो रहा है उसको थोरैसिक कैविटी भी कहा जाता है, उसमें लंग्स लोकेटेड है। लंग्स का कलर कैसा दिख रहा था? पिंक कलर, है ना? लंग्स का कलर कैसा है? पिंक। सो ह्यूमन लंग्स जो होते हैं ना बच्चों, पिंक कलर के होते हैं, बट ड्यू टू पॉल्यूशन या सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हमारे जो लंग्स होते हैं बच्चों उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिससे वो कलर पिंक से थोड़ा सा ग्रे की तरफ चला जाता है। When we breathe in, we lift our ribs, है ना? जब हम सांस ले रहे हैं बच्चों, तो ये हमारे जो रिब्स है वो बाहर की तरफ आएंगे और डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। जब हम इनहेल करते हैं ना तो क्या होता है, जो रिब्स है, रिब्स यानी हमारी जो यहाँ पे चेस्ट में जो हमारी रिबकेज है, बोन्स है, वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जिससे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, हमारे ये जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसमें एयर का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है। वॉल्यूम बढ़ गया तो एयर का कंसेंट्रेशन कम हो गया, तो अब बाहर से एयर अंदर क्या होगी? इनहेल होगी। ध्यान से समझना, जब हम ब्रीथ कर रहे हैं डायफ्राम नीचे चला जाएगा, रिब्स अपलिफ्ट हो जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? उसके अंदर जो एयर है वो कम हो जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो एयर का कंसेंट्रेशन कम हो गया। अब एयर का कंसेंट्रेशन यहाँ कम है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, तो वहां से हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। सो बच्चों इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में भी डिफ्यूजन हो रहा है। जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं या एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो उसमें भी डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन क्या था? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, याद रखना। सो बिकॉज ऑफ दिस द एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड द एक्सपैंडेड एल्वियोली, मतलब लंग्स जैसे ही एयर लंग्स में आएगी तो एल्वियोली एक्सपैंड हो जाएगी। बलून जैसी है ना, तो बलून के अंदर अगर हवा भरोगे तो कैसे एक्सपैंड हो जाएगा बच्चों? सेम वैसे एल्वियोली एक्सपैंड हो जाएगी। ये देखो, जब एयर अंदर आ रही तो देखो कैसे एक्सपैंड हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आई मीन रिलैक्स हो रहा है। देखो जब एयर आई तो एक्सपैंड हो गया, फिर रिलैक्स हो गया बच्चों। इस तरह से हमारे लंग्स में होगा। नाउ विल सी इन डिटेल अबाउट एल्वियोली, ठीक है। अगेन उन्होंने लेबल किया कि ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद जो ब्रांचेस आती है बच्चों वो ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकियोल्स के बाद अगेन एल्वियोली है। जैसे हम जा रहे हैं थोड़ा डिटेल देख रहे हैं। ये तुम्हारी ट्रैकिया है, ठीक है, ये देखो ट्रैकिया थी, ये ब्रोंकाई है, पतली पतली ट्यूब्स हो गई ब्रोंकियोल्स, और ये बलून जैसे क्या हो गए? एल्वियोली हो गए। ओके नाउ एल्वियोली हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, दे आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके नेक्स्ट, एल्वियोली के सराउंडिंग में बच्चों यहाँ देखो, दीज आर थिन वॉल्ड। ओके मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। आपका जो एल्वियोली है, एक सिंगल एल्वियोली, वो कुछ ऐसा है, ये सिंगल एल्वियोली है, और इसके आजू बाजू ना बच्चों इस तरह से ब्लड कैपिलरीज है। ये जो ब्लू कलर से होती है वो वेन्स होती है, और जो रेड वाली होती है वो आर्टरीज होती है।
जो रेड वाली होती है वो आर्टरीज होगी, ये देखो इस तरह से, और इनके बीच में कैपिलरीज होती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, एल्वियोली में जैसे एल्वियोली में ऑक्सीजन आया, ठीक है, सो एल्वियोली में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, ब्लड में कम होगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन यहाँ होगा तो यहाँ पे आएगा। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसकी वजह से होगा, डिफ्यूजन की वजह से होगा। याद रखना, जब भी गैसेस का एक्सचेंज होगा वो किसकी वजह से होगा, डिफ्यूजन की वजह से होगा बच्चों। ठीक है, सो देखो यहाँ पे डायग्राम में भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एल्वियोली, और उसके ऊपर देखो ये ब्लू और रेड कलर से जो कवर्ड है दैट इज ब्लड कैपिलरीज, मतलब वो हमारे आर्टरीज और वेन्स के बीच का जो पतली पतली ट्यूब्स होती है उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज आर नथिंग बट द थिन ब्लड वेसल्स, वो वेन्स और आर्टरी से भी पतली होती है बच्चों। ओके, लेट अस सी हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा, सो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया कि जब तुमने ब्रीदिंग की तो ऑक्सीजन अंदर आएगा। जब हमने ब्रीदिंग की तो देखो ये ऑक्सीजन अंदर आया है ना, फिर से देखेंगे, देखो ब्रीदिंग की तो ये ऑक्सीजन अंदर, देखो एल्वियोली तक पहुंच गया ऑक्सीजन। अब उसके बाद एल्वियोली में देखो क्या होगा, एल्वियोली के आजू बाजू ब्लड कैपिलरीज है, एल्वियोली के आजू बाजू ब्लड कैपिलरीज है। तो देखो ये एक एल्वियोली है, यू कैन सी, ये एक एल्वियोली है, ये ब्लड कैपिलरीज है, मैं इसको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये ब्लड कैपिलरीज है, ये जो ग्रे कलर से है, सो दीज आर ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज है बच्चों, ये ब्लड कैपिलरीज। तो अब देखो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, बदले में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे किससे कंबाइंड होता है, हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन को ब्लड में कौन पसंद करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बहुत प्यार होता है। जैसे ही हीमोग्लोबिन को बच्चों ऑक्सीजन दिख जाएगा ना, वो उसको ग्रैब कर लेगा। ठीक है, और हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। इसीलिए हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। रेस्पिरेटरी क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में काम में आता है। और पिगमेंट इसीलिए क्योंकि उसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर क्या है, रेड। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड है, तो हमारे ब्लड को रेड कलर दे रहा है, इसलिए उसको पिगमेंट कहा। रेस्पिरेटरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ओके, चलो, सो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो देखो ये आपका एल्वियोली है, ब्लड कैपिलरी है, वो बॉडी सेल्स है। तो देखो ये ब्लड घूम रहा है। ओके, नाउ द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द आरबीसीज ऑफ द ब्लड एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन, ये भी हमने देख लिया कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। सो ये आरबीसी है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर, ये ऑक्सीजन आया हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। ओके, नाउ हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में लेके जा रहा है, तो देखो उसने हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को वहां पे रिलीज कर दिया, और बदले में क्या लेगा वहां से, कार्बन डाइऑक्साइड। बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे रिलीज हो जाएगा, इनटू एल्वियोली। ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में रिलीज हो जाएगा और एल्वियोली से बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे लंग्स में कैसे हो रहा है, हमारी पूरी बॉडी में कैसे हो रहा है। सो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है बिटवीन एल्वियोली एंड द सराउंडिंग टिश्यूज। ओके, हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, प्लस वो हमारे ब्लड को रेड कलर भी इंपार्ट कर रहा है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड let out, the lungs always contains a residual volume. Now this is something important. बच्चों यहाँ पे जब भी एयर, कुछ अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर रहा है और कुछ एक्सहेल कर रहा है, तो लंग्स ना कभी भी पूरी एयर बाहर नहीं निकाल देगा। जो लंग्स है वो कभी भी पूरी एयर नहीं बाहर निकाल देगा, कुछ अमाउंट ऑफ एयर वो हमेशा अपने अंदर रखता है, जिसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। लंग्स जब भी इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेगा, एक्सहेलेशन के वक्त वो कभी भी सारी की सारी एयर लंग्स के बाहर नहीं भेज देगा बच्चों। कुछ अमाउंट ऑफ एयर वो हमेशा लंग्स के अंदर रखता है, और उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ताकि कभी भी लंग्स जो है वो कोलैप्स नहीं हो जाए और लंग्स को अच्छे से एक्सचेंज करने का भी टाइम मिल सके, इसलिए रेसिडुअल वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर पूरी एयर बाहर चली जाएगी तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे ना बच्चों, ऐसे पूरे स्क्वीज हो जाएंगे। सारी एयर चली जाए अगर बलून से, तो बलून कैसा हो जाएगा, सेम हमारे लंग्स के साथ भी तो ऐसा हो जाएगा। जस्ट इमेजिन करो अगर हमारे लंग्स स्क्वीज हो गए तो हम कैसे लगेंगे, है ना, फनी ना। सो स्टूडेंट्स प्लीज
जो लंग्स होते हैं वो कभी भी सारी एयर बाहर नहीं निकालेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा उनके पास रहेगी और उसको हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। Now we'll see the exchange of gases in plants, which is very easy. So I guess सबको humans का तो clear हो गया, human का respiratory system बहुत easy था। nose है, ठीक है, pharynx है, larynx है, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, ठीक है। और जो lungs होते हैं वो chest cavity यानी thoracic cavity में located है। ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेजिनियस रिंग्स लगी होती है जो कोलैप्सिंग से बचाएगी, वो याद रखना है। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वो भी याद रखना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होगा? एल्वियोली पे होगा। कैसे होगा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा। सो दैट्स ऑल, वो याद रखना। नाउ प्लांट्स के पास ना ऐसा कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं जैसा हमारा है। देखा है क्या तुमने कभी प्लांट को? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, यही सब तो है। कभी तुमने सुना है प्लांट्स के पास लंग्स है या प्लांट्स के पास गिल्स है, स्किन है? नो, प्लांट्स के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लांट की एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी है ही नहीं ना जितनी हमारी है। हमको तो कितना कुछ करना है, मतलब कितना कुछ करना है इन द सेंस, भाई हमें इतने सारे काम करने हैं, बाहर घूमना है, फिरना है, पढ़ाई करनी है ना। सभी काम के लिए क्या लगती है? एनर्जी लगती है। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, तो उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट उतना नहीं है। उनका एनर्जी रिक्वायर्ड हमसे बहुत ज्यादा कम है। तो अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट जिसका कम होगा उसको ऑक्सीजन भी कम चाहिए ना। लिंक करने की कोशिश करो, देखो हमें ऑक्सीजन ज्यादा क्यों चाहिए? हमें ऑक्सीजन ज्यादा क्यों चाहिए? वाई डू वी रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन? क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विल बी देयर। जितना ज्यादा ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा उतनी ज्यादा क्या रिलीज होगी बच्चों? एनर्जी, दैट इज एटीपी। तो ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वी हैव अ प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट प्लांट्स की तो इतनी रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है, उनका कोई घूमना फिरने वाला तो काम ही नहीं है, तो वो क्या ही करेंगे इतना सारा ऑक्सीजन का, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं भाई, उनको थोड़ा बहुत एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है तो हर एक पार्ट अपना ध्यान खुद रख लेता है। मतलब रूट बोलेगा कि मैं अपना ऑक्सीजन खुद मैनेज कर लूंगा, स्टेम बोलेगा मैं खुद कर लूंगा, लीफ बोलेगा मैं खुद कर लूंगा। सब बोलते हैं हम अपना अपना ध्यान खुद रख लेंगे। और सारे पार्ट्स ना नेचर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। हमारा ऐसा नहीं है। हमारे सारे पार्ट्स नेचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, प्लांट्स के हर एक पार्ट डायरेक्टली नेचर के कांटेक्ट में होते हैं। तो इसीलिए उनके पास कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों नहीं होता। दे डोंट हैव अ प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स में क्या है? देखो, प्लांट्स डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। प्लांट्स के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते। ओके, प्लांट्स आर स्टेशनरी। मैंने कहा ना उनका घूमना फिरना तो है नहीं। दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, राइट? सो देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस, सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लोअर एज कंपेयर टू एनिमल्स। हमसे बहुत ज्यादा स्लो है उनका रेस्पिरेशन। सो देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। उनको गैसेस का इतना ट्रांसपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। सो द गैसेस आर एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू अपनी गैसेस को क्या कर लेंगे बच्चों? एक्सचेंज कर लेंगे। डिफ्यूजन तो देखो हर जगह आएगा। डिफ्यूजन क्या था, याद है ना? हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जाना। देखो अब चाहे एक्वेटिक एनिमल्स थे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे, या ये बेचारे प्लांट्स, हर कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे कर रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, हायर टू लोअर। ओके, नेक्स्ट। अब दिन में क्या होता है? दिन में प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस याद आया? फोटोसिंथेसिस, इट्स अ प्रोसेस in which carbon dioxide and water are being converted into glucose in the presence of sunlight and chlorophyll, है ना। एक ऐसा प्रोसेस जो प्लांट परफॉर्म करते हैं खाना बनाने के लिए, यानी ग्लूकोज। अब उस प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट क्या था? ऑक्सीजन। उस प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट क्या था बच्चों? ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो दिन में प्लांट क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। दिन में प्लांट क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस करके क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। तो तब दिन में ना प्लांट वही ऑक्सीजन को यूज कर ले रहा है रेस्पिरेशन के लिए। दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस से वो सारा ऑक्सीजन खुद ही यूज कर ले रहे हैं जो भी बन रहा है, ठीक है। और एक्स्ट्रा होगा तो नेचर में रिलीज कर देते हैं। ऐसे बहुत सारा ऑक्सीजन बनाते हैं प्लांट्स तो उसी में से कुछ ऑक्सीजन वो अपने लिए रख लेते हैं, बाकी का ऑक्सीजन वो क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। और रेस्पिरेशन करके जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होगा। तो दिन का रिएक्शन तो ना बहुत बैलेंस्ड है। दिन में जो प्लांट्स करते हैं ना वो बहुत बैलेंस्ड है। भाई फोटोसिंथेसिस किया, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज हुआ, फिर से ऑक्सीजन रिलीज हुआ। सो द साइकिल गोज ऑन इन अ डे टाइम। दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
प्रॉब्लम थोड़ी सी कहां पर आएगी बच्चों, रात के वक्त। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस एट नाइट, तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, है ना। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, लेकिन रात में रेस्पिरेशन तो करना है ना। रात में भले फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा पर प्लांट को रेस्पिरेशन तो करना है ना। भाई खाना नहीं बनाओगे एक बार चल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन तो चाहिए ना, बिना ऑक्सीजन के एनर्जी कैसे मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो बाकी के काम कैसे होंगे, तो रेस्पिरेशन की तो जरूरत होगी। तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन इनटेक करेंगे। जो प्लांट्स होते हैं वो उनके सराउंडिंग से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। सो मोर CO2 इज एलिमिनेटेड, यहाँ पे ऐसा लिखा है। बाहर से ऑक्सीजन लेंगे तो CO2 रिलीज करेंगे, अब वो CO2 तो यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि रात के वक्त पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात को पेड़ पे भूत या चुड़ैलें आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बातें कहने की है। पर रात को पेड़ के नीचे सोने का रीजन क्या है, रात में प्लांट ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहा, फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहा तो वो भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड का करेगा क्या, नेचर में रिलीज कर देगा। अब इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और अगर तुम वहीं पे सोओगे बच्चों, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इसलिए कहा जाता है कि रात को प्लांट के नीचे सोना नहीं चाहिए। ठीक है, अब तुम मुझे पूछोगे कि मैम डेजर्ट वाले जो प्लांट्स होते हैं वो तो रात में ही CO2 लेते हैं, जो डेजर्टिक प्लांट्स है वो तो रात में ही CO2 ले रहे हैं, है ना। पर डेजर्टिक प्लांट्स होते हैं वो तो होते ही कितने छोटे छोटे से बच्चों, उसके नीचे तो कौन ही सो पाएगा, है ना। दे आर वेरी स्मॉल साइज प्लांट्स, इतने इतने से तो प्लांट होते हैं, उसके नीचे तो कोई सो नहीं पाता। तो उनको छोड़ के बाकी किसी भी जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनके नीचे रात में सोना नहीं चाहिए, ओके, क्योंकि ज्यादा CO2 एलिमिनेट होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देख लिया और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे प्लांट्स में हो रहा है बच्चों, हमारा वो भी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ हमारा लाइफ प्रोसेसेस में रेस्पिरेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। और आगे के लिए बच्चों स्टे ट्यून, बाय।